Okay students, today we have to discuss the concept of crystal structure. अब हमें यह पता होना चाहिए पहले कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में एंटिटीज थ्री डायमेंशनली अरेंज होती हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशनली अरेंज होती हैं तो उनका एक स्ट्रक्चर बनता है क्लोज पैकिंग में। जब हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात करते हैं तो वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जब उसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स या वो एंटिटीज जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो थ्री डायमेंशनली अरेंज होती हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। उसको स्पेस लैटिस भी बोला जाता है, उसको सिंपली लैटिस भी बोला जाता है। अब क्या होता है, जब आपके पास कोई लैटिस स्ट्रक्चर होता है तो उसमें थ्री डायमेंशन जब आप बात करते हैं तो ये आपके पास, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, तो इस लेंथ को आप क्या कहते हैं, ए, अगर ये है इसको डी और दिस विल बी कॉल्ड सी। और इसका जो ये एंगल होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और ये बी के अपोजिट इसको बीटा बोलते हैं, और ये सी का जो है इसको हम गैमा बोलते हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस, उसमें ये जो चीजें हैं, ये 6 है, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर्स। तो वो कितने हैं पैरामीटर्स? 6 हैं। कौन कौन से? लेंथ्स हैं और एंगल्स हैं। लेंथ्स कौन कौन सी हैं? ए है, बी है एंड सी। और एंगल्स कौन कौन से हैं? अल्फा है, बीटा एंड गैमा। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, लैटिस हो गया, उसमें ये 6 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके पास। अब इन पैरामीटर्स को चेंज करने से क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मसलन अगर लेंथ आपस में इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल हैं तो कोई एक शेप बनेगी। अब अगर इनको हम वेरी कर देते हैं तो कोई और शेप बनेगी। तो इस वेरिएशन की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो जो सेटअप है, तो वो एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया फिर, तो उसके नेम पे आगे बना ब्रेविस लैटिसेस। तो वो कितने हैं? 7 सिस्टम बनते हैं आपके पास। कौन से बनते हैं सिस्टम? 7 सिस्टम बनते हैं ब्रेविस लैटिसेस के। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, लेंथ्स और एंगल को देखना है आपने, तो उससे आपकी वो जो है स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं यहाँ पे जी लेंस, ये जो लेंस है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास एंगल है, ठीक है, ये देखते हैं अब एंगल। अब ये क्या क्या कंडीशन हो सकती है, स्टार्ट करते हैं हम जी। लेंथ अगर ए बी सी, 7 सेटअप है, आप ये लिख लो, ए बी सी इक्वल सेटअप वाले आप पहले ये लिख लो। 4 में 5 6 7, तो ये ब्रेविस लैटिस सिस्टम है 7, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है कि ए लेंथ जो है वो बी के इक्वल भी हो और सी के इक्वल भी हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये दीज टू मस्ट बी इक्वल, और ये जो है ये नॉन इक्वल हो, अनइक्वल हो, ये तीनों हो सकती हैं। फिर ऐसी कंडीशन आ सकती है आपके पास, ठीक है, ठीक है, और फिर ये चीज आगे ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और ये एक और भी आपके पास सेटअप बन जाता है। तो ये आपके पास इस तरह के 7 सिस्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस सिस्टम। मीन कि इसमें ए लेंथ जो है बी के इक्वल है, देन बी इज इक्वल टू सी, और ये सारी तीनों इक्वल है। इसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। फिर आप दोबारा से स्टार्ट करें, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन नॉट, देन ऑल नॉट। अब एंगल्स क्या है, एंगल क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन होता है कि अल्फा बीटा के इक्वल भी हो और गैमा के इक्वल भी हो, और ये तीनों 90 के इक्वल भी हो। ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड भी ये ऑप्शन हो सकता है कि अल्फा बीटा के इक्वल भी हो, गैमा के इक्वल भी हो और 90 के इक्वल भी हो, मगर ये लेंथ्स जो है वो डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन भी आपके पास ये हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन में आपके पास कि अल्फा बीटा इक्वल भी हो, गैमा भी हो, मगर ये तीनों एंगल्स 90 इक्वल ना हो, ये भी आपको शेप मिलेगी। थर्ड शेप क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, मगर गैमा जो है वो 120 इक्वल हो। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आपके पास आ सकता है, वो है जी इसमें आप यहाँ पे आ जाएंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ये भी है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन और आता है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए है क्या, अब वो शेप, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 के एंगल पे हो और उनकी लेंथ भी सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक। ठीक है, अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें टू लेंथ इक्वल हो, थर्ड ना हो और एंगल मगर 90 के हो, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब जिसमें तीनों एंगल्स तो एक ही तरह के हों और 90 भी हों मगर लेंथ बराबर ना हो, उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल। और वो चीज जो ये कंडीशन को फॉलो कर ले उसको कहते हैं इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। क्या ये जो कंडीशन है ये आपके पास हेक्सागोनल शेप में है। ये जो है ये आपके पास मोनोक्लिनिक बनता है। और ये शेप जो है ये आपके पास स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बनता है। ठीक है, तो ये 7 सिस्टम्स हैं। अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये ब्राइनस लैटिस सिस्टम है आपके पास 7। तो क्या है, आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आप सबसे पहले लेंथ से लिखें, a इक्वल टू बी है, फिर उसमें एक को अनइक्वल करें, फिर तीनों अनइक्वल करें, फिर क्या करें, फिर आप दोबारा से ये तीनों लिखें और फिर एक लिखें। अब यहाँ पे देखें कि इन तीनों के लिए आपके पास एंगल जो है वो इक्वल भी है और 90 इक्वल भी है। ये बात यहाँ तक तो बहुत ईजी होगी। यहाँ पे आ जाए कि तीनों इक्वल जरूर है बट नॉट इक्वल टू 90, एंगल 90 के अलावा कोई भी हो सकता है मगर वो 90 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे 2 90 के इक्वल है और 120 ये हेक्सागोनल है। यहाँ पे देखें कि दोनों 90 है और ये 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों 90 के इक्वल नहीं है और आपस में भी इक्वल नहीं। तो ये शेप अब इनको बनाना कैसे, सपोज कि आपके पास क्यूबिक शेप है। क्यूबिक शेप में क्या है, आप कैसे बनाएंगे, क्यूबिक शेप जिसमें लेंथ्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी 90 का हो। तो उसको हम देखते हैं। ये देखिए हम एक बनाते हैं क्यूब, ये हमने बना लिया। ठीक है, इसी तरह आप यही लेंथ इतनी ही यहाँ कर लें। इसको कर ऐसे बना लें। ठीक है, अब इसमें देखें आप कि ये तीनों लेंथ जो है, ये वाली और ये तीनों इक्वल है। मीन अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो ये तीनों लेंथ इक्वल है। और अगर देखें तो इनकी एंगल भी ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो शेप बनती है ये क्या बनती है आपके पास, क्यूबिक शेप बन जाती है। ठीक है, सिमिलरली अब आप यूं देखें,
अब आप टेट्रागोनल बनाना चाहते हैं जिसमें टू लेंथ्स इक्वल हो और थर्ड इक्वल ना हो मगर एंगल 90 का, तो उसमें आप देखेंगे एक आप यूं लाइन लगाए, ये हो गया, ये शेप हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आप यूं करें, ये अब इनको मिलाएं तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको बड़ी बातें नजर आएगी। एक ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें और ये यहाँ। अब आप इन चीज़ों को देखेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं डिफरेंट आपके पास, अगर ये देखेंगे ये लेंथ और ये 2 लेंथ इक्वल है मगर ये थर्ड लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब अगर कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मगर एंगल जो है वो क्या है 90 है, ठीक है, एंगल तीनों 90 है। तो ये आपके पास जो शेप बनती है ये टेट्रागोनल की शेप बनती है, ठीक है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ शेप्स और एंगल्स को सारे बना सकते हैं। अब अगर आपने हेक्सागोनल बनानी है तो उसके लिए आपके पास ये आसान तरीका है, यूं करें, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप एंगल निकाल सकते हैं कि कौन से। अब सिमिलरली ये नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे, ये देखिए, ये हेक्सागोनल शेप है, इसमें 2 एंगल्स 90 के होंगे, ठीक है, मतलब ये देखिए, ये और ये आपके पास 90 है, ठीक है, और ये जो है आपके पास यहाँ पे देखें अगर इन दोनों में, ठीक है, तो या यहाँ पे जो ये एंगल एक आपका 120 का बनता है, तो ये हेक्सागोनल शेप है, ठीक है। ये कौन सी शेप है आपके पास, हेक्सागोनल शेप है। इसी तरह आप ट्राइगोनल देखते हैं तो उसके लिए आप शेप बना सकते हैं कि जिसमें क्या है आपके तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हो और तीनों लेंथ्स भी डिफरेंट हो। तो ये आपके पास एक इस स्ट्रक्चर में ये लैटिस पैरामीटर्स हैं, उनको देखते हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 पैरामीटर्स हैं दीज आर मच इंपॉर्टेंट, कि इनमें वेरिएशन आने से क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज आता है। और इसी को देखते हुए ब्रेविस ने जो ब्रेविस लैटिस सिस्टम दिया, तो ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हम एक को लेते हैं क्यूबिक को, इसमें अब हम क्यूबिक यूनिट सेल है अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अब हमने कंप्यूट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास। मसलन मैं बनाता हूँ, एक आपके पास ये है, आपने एंगल भी सेम रखने हैं और उसकी लेंथ भी इक्वल और 90 के रखने हैं। सपोज कि ये हमारे पास कोई क्यूब बनता है, ठीक है। ये जो सिंपल क्यूब होता है इसमें कितनी फेसेस होती हैं आपके पास, एक क्यूब लेते हैं उसमें कितनी फेसेस होती हैं आपके पास, 6, इस तरह रूम है आपके पास। अब अगर इसकी एक लेंथ डिफरेंट है तो ये क्यूब नहीं रहेगा, क्यूब के लिए जरूरी है, क्यूबिक शेप के लिए जरूरी है उसकी लेंथ तीनों इक्वल। तो शेप्स इसकी फेसेस कितनी बन जा रही हैं, 6। मसलन एक फेस ये बन गई, ठीक है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ बैक वाली, फिफ्थ नीचे वाली एंड सिक्स्थ ऊपर वाली। जिस तरह आपके पास रूम है, एक ये देखिए, राइट वॉल 1 फेस, लेफ्ट वॉल 2nd फेस, अपर एंड बॉटम, ठीक है, 4 फेसेस होगी। और ये जो आपके फ्रंट पे और जो बैक पे 6 फेसेस होगी, ठीक है। तो 6 फेसेस होती है, ठीक है, और कॉर्नर्स कितने हो गए, 8, 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक यूनिट सेल में फेसेस कितनी होती हैं, 6, कॉर्नर्स 8, कॉर्नर्स 8 और फेसेस 6 होती हैं। अब इनमें 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो शेप्स। एक तो ये होगी
दूसरी आपके पास ये बनती है, इसी तरह आपने एक क्यूब बना लिया, आपने इक्वल लेंथ बनाना है। एक और बना लेना, तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये है सिंपल, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। मसलन अगर ये कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये उसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह एक और भी होता है, उसमें कॉर्नर्स पे भी होते हैं। कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं ना, कोई भी जो स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैं बनाता हूँ, साथ में हर फेस पे भी एक एक होता है। बस इस पार्ट की जो फेस है वो ये बनती है, इस पार्ट ये इस पार्ट, मतलब अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ, ये इसकी फेस का सेंटर ये बनता है, ये रेड वाला। ठीक है, ये जो फेस है, ये जो सामने ये वाला पार्ट, इसका सेंटर ये बनता है। ठीक हो गया, जो ऊपर सरफेस है ये वाला, उसका सेंटर ये बनता है। जो नीचे सरफेस है, ठीक है, जो नीचे वाली है ये वाला पोर्शन, उसका सेंटर सपोज ये बनता है। ठीक है, कितने हो गए? 4। अब आपने क्या कर लिया, ये साइड, अब दो चीजें रह गई, एक ये वाली साइड रहेगी जो ये है, उसका सेंटर ये है, और एक ये बैक पूरी है आपके पास, उसका सेंटर ये बनता है। तो ये 6 फेसेस जो हैं, उनके ये 6 सेंटर फेस सेंटर बनते हैं। तो इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ये जो सिंपल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और इसमें फेसेस पे भी है, तो इसको फेस सेंटर। इसकी एक और टाइप की बनती है, फिर कॉर्नर्स पे तो रहेंगे 8, फिट हो गए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर एक का एक क्या होता है कि बॉडी, पूरी बॉडी के सेंटर में होता है, पूरी बॉडी का सेंटर ये बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपके साथ पास सिंपल है प्रिमिटिव, ये फेस सेंटर बनता है और ये क्यूबिक बनता है, सॉरी बॉडी में। तो इसके ओवरऑल मतलब फेस सेंटर क्या होगा कि ये जो आपके पास रूम है, अगर ये क्यूबिक शेप में है तो इसके हर फेस के सेंटर में, मीन ये अगर वॉल है आपके पास पूरी, तो उसका सेंटर क्या बनता है, तकरीबन ये पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो है इसका फेस सेंटर हो गया। इसी तरह अगर ये रूम क्यूबिक शेप में है, तो इसके ओवरऑल सेंटर में जो कि आपके पास स्पेस के लिए पार्ट सेंटर बनेगा, तो उसको कहते हैं बॉडी का सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सिमिलरली फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो सिंपल आपके पास क्यूबिक शेप होती है। तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना, कंप्यूट करना कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल। अगर आपके पास सिंपल यूनिट सेल है, क्या हो, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसमें टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब बहुत सारे यूनिट सेल आपस में अटैच होंगे, क्या होंगे, जब बहुत सारे यूनिट सेल्स आपस में
अटैच होंगे तो क्या होगा कि 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ टच कर रहा होगा। मीन कि अगर ये एक कॉर्नर है, इसमें एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको मैं ये बनाता हूँ, ये एक कॉर्नर है, ठीक है। इसके साथ एक और भी होगा, इधर भी होगा, तो वो एक कॉर्नर जो है 8 साइड्स से बाकी यूनिट 8 डिफरेंट यूनिट सेल के कॉर्नर से टच होगा। तो वो क्या बनेगा, तो पर यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम है वो इसके कितने बनेंगे, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास 8, नंबर ऑफ एटम शेयर बाय 1 कॉर्नर, वो क्या होगा 1/8 एक एटम। तो नंबर ऑफ एटम शेयर बाय टोटल 8 कॉर्नर्स, वो कितने हो जाएंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब बॉडी सेंटर में आ गए। इस बॉडी सेंटर में क्या है, यहां पे दो चीजें आपके पास, एक तो आपके पास प्रिमिटिव है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं, प्लस बॉडी सेंटर में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब प्रिमिटिव में आपने निकालनी है, वो कितने होते हैं 1 नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल BCC, उसमें कितने हैं, प्रिमिटिव के लिए कितना होता है 1, और बॉडीज में एक ही है तो ये भी 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 एटम्स बॉडी सेंटर में, ठीक है। अब आ जाए फेस सेंटर में। फेस सेंटर में क्या क्या है आपके पास, यू है प्रिमिटिव यूनिट सेल तो है ही, प्लस फेसेस भी हैं, तब आप फेस सेंटर भी उनके भी एटम्स को आपने देखना है। तो प्रिमिटिव के लिए आपके पास कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव में कितने हैं 1 प्लस यहां पे। अब फेस पे आ गए, आपके पास टोटल फेसेस कितनी हैं 6 क्या है टोटल फेसेस, 6 क्या होगी टोटल फेसेस। हर फेस जो है जब नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल कनेक्ट होंगे तो हर फेस, सपोज कि एक फेस ये है मेरे पास और दूसरी फेस ये है, जब ये अटैच होंगे तो ये एक एटम 2 फेसेस के साथ शेयर होगा, ठीक है, एक एटम 2 फेसेस के साथ शेयर होगा। सपोज कि मेरे पास एक ये पेज है, इसकी एक फेस है, इसी तरह एक और पेज है, इसकी फेस है, यहाँ पे एटम है तो वो एक एटम 2 फेसेस के साथ शेयरिंग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टोटल कितने हैं 6 और 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4 एटम्स। उसका ये मीनिंग्स निकले कि प्रिमिटिव जो आपके पास यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम पर कॉर्नर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो एक यूनिट सेल के साथ वो एक एटम होगा। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, प्रिमिटिव प्लस बॉडी सेंटर 1 + 1 वो एक है। यहाँ पे प्रिमिटिव प्लस फेस सेंटर, वो फेसेस कितनी है 6 है, और हर फेस के साथ एक एटम है, वो एक एटम जो है वो 2 फेसेस शेयर कर रहा होता है, इसलिए 1/2 टोटल कितने हो गए 4। ये आपको आना चाहिए, कंप्यूट करना आना चाहिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। ओके, ये बात भी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आपके पास ये जो टाइप्स होते हैं, मेन के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं क्रिस्टल्स। मेन के आपके पास ये आयोनिक क्रिस्टल्स भी होते हैं,
ठीक है। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आयोनिक क्रिस्टल्स भी होते हैं, ठीक है। और फिर हम उनको आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। ये आपके पास कोवैलेंट भी होते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स भी होते हैं। ये आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी होते हैं। और सिमिलरली ये आपके पास मेटालिक मेटालिक भी होते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गए? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और ये आपके पास मेटालिक भी होते हैं। तो ये मेटल्स से जो बनते हैं, ठीक है। तो मेटालिक क्रिस्टल्स भी आपके पास होते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स क्या हैं? आयोनिक क्रिस्टल्स वो होते हैं या आयोनिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कौन सी फोर्सेस होती हैं इनमें? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इनमें आयन्स होते हैं, इनके पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, ये आपस में दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब वो ये हो सकता है कि नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं आप? एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं। तो हो सकता है कि एनायन साइज में बड़ा हो, एनायन साइज में बड़ा ही होता है। कैटायन भी बड़ा हो सकता है, सम टाइम एनायन छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है? जो सिंपल एग्जांपल्स हैं वो है सोडियम क्लोराइड की है, सीजियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल जो हैं ये आयनिक क्रिस्टल्स की होती है, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन होते हैं, ठीक है। और इनके यूजुअली जो होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वो क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं। जो प्योर आयनिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फेज में जाता है, जब इनको मेल्ट किया जाता है तो फिर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। अब बात है कोवैलेंट। जो कोवैलेंट होते हैं इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है जी? आपके पास कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है आपके पास, वो कौन सी है? आपके पास ये डायमंड है या ग्रेफाइट है। तो इन सब में जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग आपके पास पाई जाती है। और इस किस्म के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें अगर स्ट्रक्चर को वो मॉलिक्यूल्स अरेंज हों तो कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो आपको मैंने बता दिया है कि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो ये सारी चीजें, इनका भी क्या होता है? ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, ठीक है। और ये भी पूरे ग्रेटर होते हैं, जो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, वो जो सिलिकॉन है, सिलिका की है SiO2, ठीक है। वो भी आप एग्जांपल इसमें कोट कर सकते हैं। कौन सी? SiO2 वाली एग्जांपल। ये भी एक कोवैलेंट क्रिस्टल है। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये वो हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस क्या हो सकती हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं? वो होते हैं आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं, ये जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं ये हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, इसमें आपके पास मॉलिक्यूल में डाइपोल इंटरेक्शन वाली फोर्सेस भी हो सकती हैं, ठीक है। वो भी देखने में आया है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाने में
इनकी वीक फोर्सेज होती हैं। इनमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होकर सॉलिड बनाते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये, और ये जो है ये हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये रिलेटिवली हार्ड भी होते हैं। In comparison to covalent and ionic solids, molecular solids जो है ये relatively soft होते हैं, relatively soft, और इनका as compared to these relatively lower melting point होता है, ठीक है। और ये कुछ कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं मगर होते पुअर है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर में एक और एग्जांपल है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आपके पास? बहुत इजी एग्जांपल है आपके पास में कि आप I2 ले लें, ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूलर लिक्विड्स की वाटर है आइस की फॉर्म में, ये भी आपके पास मॉलिक्यूलर लिक्विड्स है। सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर 8 है, ये P4 है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, फास्फोरस। तो ये सारे मॉलिक्यूलर लिक्विड्स की एग्जांपल है। अब मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? इनमें आपके पास मेटालिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें आपके पास आयन होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है। तो मेटल जो है ये इससे और भी सॉफ्ट होती है और ये इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होते हैं कंपेयर टू आयनिक क्रिस्टल्स और कोवलेंट क्रिस्टल्स, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स से भी समटाइम लो होते हैं। और ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये सॉफ्ट भी होते हैं, इसमें आपके पास ये सोडियम मेटल ले लें, आयरन मेटल ले लें, जो मेटालिक फॉर्म में है, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। मेन डिफरेंस क्या है? जो सबसे बड़ी बात है, मेन डिफरेंस वो ये है कि इनमें फोर्सेस कौन कौन से हैं। आयनिक सॉलिड्स में आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे आयन होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल होते हैं जो दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बट दे हैव नॉन डिस्पर्शन फोर्सेस, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिंग दिस रिलेशन बॉन्ड, ठीक है। और जो मेटालिक होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, स्ट्रीम होती है और इसमें आयंस होते हैं, जिस वजह से दूसरे के साथ कनेक्शन भी होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। तो ये है कि आपके पास सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट, कौन सा? आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर। तो ये आपके पास डिफरेंट सॉलिड्स हैं। इसके अलावा इसकी रीडिंग मैं आपको भेज दूंगा, आपने वो भी देखनी है, ठीक है। ये आपको उसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर ये डिफरेंस आपको इस तरह से ही याद रखना है, ठीक है। अब ये शेप्स और वो बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आगे। उसके बाद एक और पॉइंट है कि जब भी कुछ सॉलिड होता है हमारे पास, मेन एक सॉलिड है, उसमें जो एटम्स पड़े हुए हैं, ये चीज है। अब ये एक प्लेन बन गया, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो फाइंड करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये जो फाइंड किया, ये ब्रैग्स, इसको कहते हैं ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन, वो हमने अप्लाई करनी है और वो देखना, वो ट्राई करनी वो कैसे होता है।
तो ये चीज जो बनाई गई, इसके लिए उन्होंने एक्स रेज को यूज किया, जो हाई एनर्जी रेज होती है। ठीक है, तो इसी चीज को फिर लेते हुए वो क्या कहते हैं, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, उसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने इंटरप्लेनर स्पेस जो डिस्टेंस है एटम्स का किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो फाइंड करने के लिए तो एक्स रेज को यूज करके उनके इंटरप्लेनर डिस्टेंस लिए गए। फिर उसमें फर्दर बताया गया कि ये यहाँ पे प्लेन कौन सा हो सकता है, वो मिलर इंडिसेस की बात की थी, वो भी यूज हो सकता है। फिर ये भी निकाला जा सकता है कि ये फेस सेंटर्ड है, बॉडी है, ये प्योर है नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से ली गई। और इसके लिए जो वो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, XRD, और वो एक पैटर्न मिलता है, उसको क्या कहते हैं, एक्स रे डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये मिलता होता है एक्स रे डाइफ्रैक्शन। और ये ब्रैग्स लॉ पे, ब्रैग्स इक्वेशन जो भी मिलती है उस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि हमारे पास एक लेयर ये है, दूसरी लेयर हमारे पास ये है। ठीक है, इंटरलेयर। अब इनका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस डिस्टेंस से हमें साइज का, रेडियाई का बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या होता है कि ये एक लाइट है, यहां से मिलेगी, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टिव है। सिमिलरली अगर उसका वही लाइट है तो दूसरा है डिस्टेंस, यहाँ पर इंटर एक ये लेयर है और दूसरी लेयर यहाँ आती है, तो ऐसे ही यहाँ। अब क्या होता है कि वो लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उसकी स्पेस से भी हमें आइडिया होता है। अब इसको हम यूँ रखते हैं, इसको मैं ए कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी कह देता हूँ। और इसी तरह अगर ये लाइट आगे आए तो ये सी, ये इधर आए तो ये डी। ठीक है, इसका एंगल, इसको थीटा कह देते हैं और इसको भी थीटा कह देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम देखें, जब लाइट इंटरेक्ट करती है, ठीक है, जब लाइट, अब यहाँ पे देखें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा एक एंगल बनता है। सपोज कि ये एंगल है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास बेस होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये एंगल है, ठीक है, तो फिर क्या होता है आपके पास, ये भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे भी फिर आप कर सकते हैं। तो फिर आप साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके इक्वल ये चीज आपके पास बनती है। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो ये ए सी जो है ये ए डी के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपके पास बी सी बनता है यहां से यहां तक, और ये बी डी के इक्वल है। ठीक है, ये चीज आपके पास इसके इक्वल है। ठीक है, मेन के आपके पास ये सी बी, इसको आप सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू डी बी या बी डी, ये आपके पास ये चीज इसके इक्वल बनती है। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिखते हैं कि जो ब्रैग इक्वेशन यूज हुई वो क्या है कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वो जो लाइट आ रही है ये, उसकी कोई वेवलेंथ होगी, जब वापस जाएगी फिर भी कोई वेवलेंथ होगी, ये भी कोई वेवलेंथ होगी, ये भी कोई वेवलेंथ होगी, और वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा क्या है, ये क्या बात है आपके पास। अब यहां पे देखें साइन थीटा क्या हो जाता है आपके पास,
ये चीज अगर ये लेते हैं बी डी और ए बी, ठीक है, बी डी और ए बी। बी डी आपके पास क्या होता है, वो हम बात कर चुके हैं, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर बी डी, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसके साथ आप ट्रायंगल, इसको आप यूं भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एल लैम्डा इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको पता है बी डी जो है वो आपका सी बी के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली एन लैम्डा जो है यहाँ पे आपके पास वो क्या है, अगर देखा जाए सी बी प्लस बी डी, और हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप जब सी बी इज इक्वल टू बी डी है, तो यहां पे आप 2 बी डी भी लिख सकते हैं 2 बी डी, और 1 बी डी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, तो 2 ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एन लैम्डा 2 ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये ए बी किसकी इक्वल है, ये डिस्टेंस है जिसको मैं डी से शो कर रहा हूं, तो ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ब्रैग इक्वेशन, और ये क्या बताती है, डी बेसिकली क्या है, इन टू प्लेन्स के दरमियान वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स P1 एंड P2 है, तो इसको कहते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो अगर सिंपली देखा जाए तो ये ब्रैग क्या होगा, एल लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा, तो ये बेसिकली आपके पास ब्रैग लॉ है, ठीक है। तो अगर अब आपको वेवलेंथ गिवन हो, एन की वैल्यू गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, तो ये डी किसकी इक्वल हो जाएगा आपके पास, एन लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा, एन लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा, तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैग इक्वेशन को अप्लाई करते हुए ये क्या है आपके पास, ब्रैग्स इक्वेशन, तो इस चीज को अप्लाई करते हुए आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस, और ये किस तरह हम यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्स रेज, एक्स रेडिएशन, एक्स रेज वो हाई एनर्जी रेज होती है जो कि अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए फिर हमने इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका हैबिट क्या होती है, उनकी सिमेट्री को पढ़ा हमने, वी स्टडीड मिलर इंडिसेस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी शेप्स पढ़ी, उसके 7 सिस्टम्स पढ़े, उसकी टाइप्स पढ़े, दैट आर आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर, एंड फाइनली we are able to find the interplanar distance by using X-ray, that is called X-ray crystallography.